हेलो। ठीक है, तो आज का हमारा ये वीडियो है दिल्ली सल्तनत के ऊपर। तो दिल्ली सल्तनत आज समाप्त हो जाएगी और दिल्ली सल्तनत के पहले जो आपने सब वीडियो देखे हैं जिसमें हमने अलग से क्या पढ़ा, गुलाम डायनेस्टी, हमने अलग से तुगलक के बारे में पढ़ा, हमने अलग से खिलजी के बारे में पढ़ा। ठीक, तो ऐसे ही अब इनके यहाँ प्रशासन कैसा था, सोसाइटी कैसी थी, इकोनॉमी कैसी थी, रिलीजियस कंडीशन कैसी थी, इकोनॉमी कैसी थी, पॉलिटी कैसी थी, ये सब चीज़ों के बारे में हम स्टडी करेंगे। ठीक, और जो आर्ट एंड कल्चर है वो तमाम चीज़ों को पढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं हम इसमें देखेंगे दिल्ली सल्तनत का प्रशासन कैसा था, उसके महत्वपूर्ण विभाग क्या थे, फिर उसके बाद हम देखेंगे कि राजनीतिक पहलू क्या था, धार्मिक पहलू क्या थे, प्रशासन कैसा था राजस्व का, फिर दिल्ली सल्तनत का स्थापत्य देखेंगे हर काल के हिसाब से। ठीक है ना। उसके बाद फिर हमें देखेंगे कि जो वास्तुकला है उसकी विशेषता देखेंगे। फिर हम देखेंगे दिल्ली सल्तनत का साहित्य कैसा था, तो तुगलक वंश में कैसा था, खिलजी में, सैयद में, लोदी में पतन के क्या कारण थे, ये सब चीज़ें पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं दिल्ली सल्तनत की प्रशासन से। एक मिनट। प्रशासन महत्वपूर्ण विभाग हो गए और दिल्ली सल्तनत का प्रशासन। ठीक है, तो प्रशासन कैसा था, तो दिल्ली सल्तनत का प्रशासन एक केंद्रीकृत प्रशासन था। ठीक है, यहाँ पे राजनीतिक व्यवस्था और ये प्रशासन एक साथ मर्ज करके चलिएगा। ठीक है, इसके बाद केंद्रीकृत प्राधिकरण था, सुल्तान सर्वोच्च अधिकारी होता था जिसका सैन्य, राजनीतिक और न्यायिक मामलों पर पूरा कंट्रोल होता था। फिर इक्तादारी प्रणाली थी। इक्तादारी प्रणाली में क्या था, सैन्य सेवा और कर संग्रह के बदले में इक्ताधारकों को भूमि दी जाती थी। इसके बाद राजस्व प्रणाली जो थी, भूमि राजस्व आय का मुख्य स्रोत था, जिसमें अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण प्रणाली जैसी सख्त कर नीतियां भी थी। फिर न्यायिक प्रणाली, सुल्तान मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य करता था, जिसका समर्थन काजी न्यायाधीश करते थे जो इस्लामी कानून शरिया का पालन करते थे। फिर सैन्य प्रशासन देखें तो सेना में व्यवस्थित घुड़सवार सेना, पैदल सेना, युद्ध हाथी शामिल थे, जिसमें अलाउद्दीन खिलजी के अधीन घोड़ों पर दाग प्रथा जो दाग प्रणाली थी वो भी चलती थी। तो आप राजनीतिक व्यवस्था में, प्रशासन में, इसमें देखेंगे कि आप हम यहाँ पे एक चीज़ और देखेंगे कि केंद्र, प्रांत, सिख, परगना, ग्राम, ये सब विभाजन देखेंगे। इसके बाद फिर हम यहाँ पे ये भी देखेंगे कि राजस्व प्रशासन कैसा होता था, वो सब चीज़ें। तो यहाँ पे आपने देखा कि दिल्ली सल्तनत का जो प्रशासन था केंद्रीकृत व्यवस्था थी, फिर इक्तदारी प्रणाली चलती थी, राजस्व प्रणाली कैसी थी, भूमि राजस्व आय का मुख्य स्रोत थी, न्यायिक प्रणाली कैसी थी, मुख्य न्यायाधीश के रूप में सुल्तान ही था लेकिन उसके समर्थन के लिए काजी था, सैन्य प्रशासन कैसा था, घुड़सवार थे, पैदल सेना थे, गज सेना थी, ये सब चीज़ें। फिर आप देखिए महत्वपूर्ण जो विभाग थे, जैसे आप महत्वपूर्ण विभाग में पाएंगे कि एक सुव्यवस्थित प्रशासनिक व्यवस्था थी जिसमें विशिष्ट विभागों का प्रबंधन नामित अधिकारी द्वारा किया जाता था। जैसे देखिए दीवान वजारत नामक वित्त विभाग था। ठीक है, इसका प्रमुख होता था वजीर, जो राजस्व, व्यय, आर्थिक नीतियों के लिए जिम्मेदार मुख्य वित्तीय अधिकारी था। जिससे प्रधानमंत्री की जितनी पावर थी उसके हिसाब से आप समझ लीजिए। फिर मतलब सब सुल्तान के नीचे हैं, ये केंद्रीय प्रशासन की बात चल रही। दीवान अर्ज था जो सैनिक विभाग था, इसका प्रमुख होता था आरिज ममालिक, जो सेना की भर्ती, प्रशिक्षण और सेना के अनुशासन को बनाए रखता था। फिर दीवान इंसा, ये पत्राचार विभाग था, इसका प्रमुख होता था दबीर खास, ये शाही पत्राचार, दस्तावेजीकरण, राज्य संचार का प्रभारी होता था। फिर दीवान रिसालत, विदेशी मामले और अपील का विभाग था ये। ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे कि सद्र उस सुदूर करके विभाग था, जो धार्मिक मामलों, दान का प्रबंधन, कानूनी विवादों में न्याय सुनिश्चित करता था। फिर दीवान कजा, ये है ना, जैसे काजी से कजा, तो न्यायपालिका विभाग का प्रमुख होता था। फिर काजी उल कुजात, ये इस्लामी कानून शरिया के तहत कानूनी प्रशासन के लिए जिम्मेदार मुख्य न्यायाधीश होता था। फिर खुफिया विभाग का प्रमुख होता था दीवान वरीद। ठीक है, तो ये खुफिया विभाग जो था उसे दीवान वरीद कहते थे। जैसे देखिए दीवान कजा ये न्यायपालिका विभाग है और दीवान कजा विभाग का प्रमुख है काजी उल कुजात। ठीक है, फिर दीवान वरीद नामक खुफिया विभाग है,
इसका प्रमुख है बरीद मुमालिक, जो सुल्तान को राजनीतिक घटनाक्रम की रिपोर्ट करता है। फिर उसके बाद दीवान कोही कृषि विभाग है, तो दीवान अमीर कोही, ठीक है, तो कृषि और भूमि राजस्व में सुधार के लिए तुगलक द्वारा शुरू किया गया था, तो इसका प्रमुख है ये अमीर कोही। ठीक, फिर ऐसे लोक निर्माण विभाग था, जो सड़कों, नहरों, सार्वजनिक सुविधाओं के तहत बुनियादी ढांचे के विकास की जिम्मेदार था। तो आपको इसमें मोस्टली ये 3-4 चीज़ें ये याद ही रखनी है। जैसे आपको दीवान वजारत याद रखना है, जैसे वजीर, दीवान अर्ज सैन्य विभाग, दीवान इंसा पत्राचार विभाग, फिर दीवान रिसालत ये विदेश विभाग, सद्र सुदूर धार्मिक मामलों का, दीवान कजा न्यायाधीश न्यायपालिका विभाग, दीवान बरीद खुफिया विभाग, दीवान कोही कृषि विभाग, ये तमाम चीज़ें याद रखनी है। इसके बाद राजनीतिक पहलू कुछ देखिए, तो केंद्र जो था वो सबसे ऊपर है, फिर उसके बाद प्रांत है, फिर उसके नीचे सिख है। सिख जो है, प्रांतों का विभाजन सिख में हुआ है, और सिख जो है उसके प्रमुख को सिखदार कहते हैं। फिर सिखों का विभाजन परगना में हुआ है, उसके प्रमुख को चौधरी कहते हैं। ठीक है, परगना क्या है, गाँव का समूह है। फिर जो गाँव है उसके प्रमुख मुकद्दम, पटवारी या खुद मुकद्दम या पटवारी, ये सब लोग हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे मतलब ये देखिए कि मजबूत सैन्य नियंत्रण था। फिर राजनयिक संबंध कैसे थे कि व्यापार और गठबंधनों के लिए मध्य एशिया और फारस के साथ संबंध बनाए रखे इन्होंने। केंद्रीकृत प्रशासन तो था ही, जासूसों का उपयोग करते ही थे। सेना के बारे में आप पढ़ चुके हैं, पैदल, रथ या हाथी और अश्व। ठीक है, ये 3 प्रकार की थी। अब राजस्व प्रशासन हम देख लेते हैं, जो केंद्रीकृत प्रशासन में ही आएगा। तो राजस्व प्रशासन में अगर हम देखें, कर 4 प्रकार के मुख्य कर लगाए इन्होंने। देखिए इन्होंने क्या किया, जो फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया कि एक एस्टीमेट निकाला। उस एस्टीमेट के तहत ये हुआ कि 5 लाख रुपए जो वार्षिक है ये एक निकल के आएगा, ये निकल के आएगा, तो इसके आसपास का तो टैक्स वसूल करना ही है। तो 4 प्रकार के 24 से 4 प्रकार के जो टैक्स कर दिए थे फिरोज शाह तुगलक ने, वो देखना है। उसमें था उस्र, खराज, खम्स, जक़ात। ठीक है, और एक और था जजिया। ठीक है, तो उस्र क्या था, भूमि कर जो मुसलमानों से लेते थे। खराज क्या था, भूमि कर जो गैर मुसलमानों से लेते थे। खम्स क्या था, जो लूट का माल था, वो 1/5 और 4/5 में बट जाता था। ठीक है, ये भाग चला जाता था राज्य को और ये भाग चला जाता था सेना को। फिर जक़ात, जो मुसलमानों पर धार्मिक कर लगता था, और गैर मुस्लिमों पर जो लगने वाला धार्मिक कर था वो जजिया था। ठीक है, जैसे गैर मुस्लिमों पर भूमि कर खराज लग रहा है, वैसे गैर मुस्लिमों पर जो धार्मिक कर है वो जजिया लग रहा है। ये इनका राजस्व प्रशासन है पूरा, जो कि हमने यहाँ पे समझा। फिर अगर हम यहाँ देखें कि धार्मिक पहलू देखें, तो धार्मिक पहलू अगर आप देखेंगे तो धार्मिक विविधता और संघर्ष ने इस पहलू को आकार दिया। इस्लामी प्रभाव, सल्तनत ने इस्लामी शिक्षाओं और शरिया कानून को बढ़ावा दिया। पहला काम तो उन्होंने ये किया। ठीक है, जो आएगा, जैसे अब हिंदुओं का राज चलेगा तो अपना वैदिक सिस्टम चलेगा, यहाँ शरिया कानून इनका चल रहा है। फिर सूफीवाद का संरक्षण किया। निजामुद्दीन औलिया जैसे सूफी संतों ने प्रेम सद्भाव का प्रचार किया, सामाजिक एकता को बढ़ावा दिया। फिर गैर मुसलमानों का उत्पीड़न हुआ, तो ज़्यादातर जैसे गैर जजिया लगाया कर उन पे, लेकिन अन्य ने सहिष्णुता को बढ़ावा दिया, जिससे मोहम्मद बिन तुगलक ही इसमें एक था। और फिरोज शाह तुगलक जो भी कर रहा था वो मेन पॉलिटिकल अपने लाभ की वजह से कर रहा था। फिर मंदिरों का बिना डिमोलिशन किया, कभी कभी मंदिरों का विनाश मंदिरों को निशाना बनाते थे, जिससे जो इनकी तुष्टिकरण की नीति, जो इनकी मुस्लिम जनता थी वो खुश हो जाएगी। फिर सांस्कृतिक संलयन, धार्मिक संश्लेषण ने हिंदू और मुसलमानी इस्लामी परंपराओं के सम्मिश्रण को जन्म दिया, तो हिंदू मुस्लिम एक संस्कृति बन के निकली। तो ये धार्मिक पहलू थे। ये आपका राजस्व हो गया, ये आपका दिल्ली सल्तनत के स्थापत्य हो गए, जो हमें देखना है। तो स्थापत्य में हमें क्या, इसके पहले अगर हम एक बार सब नज़र मारें कि जो हमें केंद्रीकृत प्रशासन पढ़ना है ना, तो जब हम केंद्रीय प्रशासन पढ़ते हैं, जैसे हमने देखा केंद्रीय प्रशासन, तो राजनीतिक व्यवस्था में यही आता है। ठीक है, तो हम यहाँ हमने देखा, जब हम इसको काट के प्रशासन कर दें तो पहले केंद्र हो गया, तो केंद्र में जो विभाग हैं वो आ जाएंगे। फिर हमने प्रांत देखा, ठीक है, फिर हमने सिख देखा कि सिख के प्रमुख को, फिर हमने परगना देखा। ठीक है, ये 4 पॉइंट हो गए। इसके बाद फिर क्या होगा, इसके बाद फिर हमें लिखना है जो राजस्व है उसका प्रशासन। ठीक है, राजस्व का प्रशासन की राजस्व कैसे वसूलते थे। उसके बाद दूसरा हमें क्या देखना है, दूसरा में देखना है सैन्य प्रशासन। तीसरा हमें क्या देखना होता है, गुप्तचर।
ठीक है। चौथा हमें क्या देखना पड़ता है, चौथा हमें इसमें अगर और हम ऐड कर दें तो कुछ बचता नहीं है मेरे ख्याल से। हाँ, तो ये हाँ, इसमें आप विभाग डाल सकते हैं, इसमें भी आप विभाग डाल सकते हैं, इसमें इधर न डालनी जगह, ठीक है। तो केंद्र का प्रमुख आपने लिख दिया, सुल्तान होता था। प्रांत का प्रमुख आपने लिख दिया, जो सुल्तान का जो बेटा होगा वो ही जाएगा। सिख का सिकदार, परगना का आपका हो गया चौधरी। फिर आपसे परगना जो गांव में बटा हुआ है तो खुद मुकद्दम और पटवारी ये हो गए। फिर राजस्व प्रशासन में आपको ये सब बता देना है। सैन्य प्रशासन में आपको 3 तरीके की सेना बता देना है, ठीक है। गुप्तचर व्यवस्था में आपको गुप्तचर बता देना है, बरीद, ठीक है, मुनिहान। फिर विभाग बता देने हैं, सदरुह, सुदूर, दीवाने अर्ज, दीवाने खोही, दीवाने बंदगान, दीवाने इस्तिहाक, ये तमाम चीज़ें। इसमें एक छोटी चीज़ अभी आपको मैं और बताऊंगा जो आपको नोट डाउन कर लेनी है। जैसे कि कुछ जो राजा थे, जो कुछ सुल्तान थे, उन्होंने पर्टिकुलर कुछ विभाग बनाए थे जो सिर्फ उन्हीं के थे, तो वो हम एक बार देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। जैसे जो हमारा सबसे पहले देखिए बलबन था, तो दीवान ए आरिज ये विभाग था, है ना, ये बलबन ने बनवाया था। इसका संबंध था सैन्य गतिविधियों से। तो दूसरा विभाग जो है हमारा, जो अलाउद्दीन खिलजी है, उसने बनवाया क्या, दीवान ए आपका वो रिसालत जो था, ठीक है, वो मंडी वगैरह को देखता था, ये खिलजी ने बनवाया। और खिलजी की यहाँ बात चलेगी तो अलाउद्दीन खिलजी की बात चल रही है। फिर आप जैसे देखेंगे कि जो फिरोज शाह तुगलक है, उसके पहले अब जो दीवाने कोही बना है, ये आपका मोहम्मद बिन तुगलक ने बनवाया, कृषि से संबंधित। फिर आप देखिए जो दीवान ए बंदगान है, ये आपका फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया। अब बंदगान मतलब बंदा, मतलब किसके लिए, दासों के लिए बनवाया। फिर इसने दीवाने खैरात बनवाया, ठीक है, वृद्धों की और बूढ़ी महिलाओं की और विधवाओं की मदद करने के लिए फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया। फिर दीवाने इस्तिहाक, फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया। फिर आपका दीवाने इस्तिहाक के बाद दीवाने और क्या बनवाया इसने, दीवाने सफ़ा दारुल सफ़ा तो ठीक है, दीवाने रियासत नहीं। फिर इसने एक और विभाग बनवाया था, उसका नाम दीवाने बंदगान, दीवाने खैरात, दीवाने इस्तिहाक, ठीक है, इतना ठीक है। तो ये एक पर्टिकुलर जो आपके खास जो शासक हुए उन्होंने बनवाया, तो आपको ये ध्यान रखना है। अब हम आ जाते हैं स्थापत्य में। तो हम स्थापत्य जो है यहाँ पे देखेंगे किस हिसाब से देखेंगे स्थापत्य, हम स्थापत्य देखेंगे जैसे गुलाम वंश ने क्या क्या स्थापना करी, किस किस चीज़ का स्थापत्य का निर्माण करवाया, इस तरीके से हम यहाँ पे देखेंगे। तो गुलाम वंश ने जो है आपका कुतुब मीनार जैसे बना, तो कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा बनवाया गया, इल्तुतमिश द्वारा पूरा किया गया, और फिरोज शाह तुगलक ने भी इसका कुछ निर्माण करवाया था। फिर तो कुतुब मीनार का निर्माण गुलाम वंश के अंतर में हुआ। फिर कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद, जिसे कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा दिल्ली की पहली मस्जिद के रूप में निर्मित किया गया। फिर इल्तुतमिश का जो मकबरा है वो बना, जो जटिल नक्काशी और इंडो इस्लामिक डिजाइनों के लिए जाना जाता है। फिर 2.5 दिन का झोपड़ा जो अजमेर में बना, इसे भी कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा मतलब मस्जिद में परिवर्तित किया गया। तो ये 3-4 तो इन्हीं के हो गए। फिर इसके बाद आप देखिए खिलजी वंश ने, तो अलाई दरवाज़ा जो बना, ये आप जब कुतुब मीनार जो देखेंगे जो बना होगा, तो एक ऐसा गेट बना हुआ, वही दीवार अलाई दरवाज़ा है, इसे अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था कुतुब मीनार के पास। फिर सीरी किला, दीवान दिल्ली को मंगोलों से बचाने के लिए अलाउद्दीन खिलजी द्वारा किलाबंद शहर बनाया गया था, सीरी किला। फिर हौज खास परिसर, सिंचाई और सार्वजनिक उपयोग के लिए एक बड़ी पानी की टंकी शामिल है इसमें, हौज खास, ठीक है। हौज खास एक पार्क भी है अगर दिल्ली में आपको ध्यान हो तो, ठीक है। फिर तुगलक वंश ने, तो तुगलकाबाद का किला बनवाया गयासुद्दीन तुगलक ने। गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा बना किलेबंद दीवार के भीतर जो बना हुआ है। फिर जहाँपनाह शहर बनवाया मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा किलेबंद शहरी बस्ती के रूप में। फिरोज शाह कोटला, फिरोज शाह तुगलक द्वारा निर्मित किला परिसर है। अशोक स्तंभ जो दिल्ली स्थानांतरित किया गया इलाहाबाद से, ये फिरोज शाह तुगलक द्वारा इसको यहाँ पे लाया गया, ठीक है। तो ये चीज़ें याद रखनी है आपको। फिर सैयद वंश, तो सैयद वंश में जो मुबारक शाह का मकबरा है,
वो इंडो इस्लामिक स्थापत्य शैली का मिश्रण है। तो सैयद वंश के अंतर्गत मुबारक शाह का मकबरा बना। फिर लोधी वंश, तो लोधी गार्डन बना, सिकंदर लोधी और मोहम्मद शाह की कब्रें हैं इसमें। शीश गुंबद बना, अपनी नीली चमकीले टाइल सजावटों के लिए विशिष्ट है। और बड़ा गुंबद अपने भव्य गुंबद और जटिल नक्काशी लिए जाना आता है। 1504 में जो सिकंदर लोधी था, इसने आगरा शहर की स्थापना करी, ये भी लिख सकते हैं आप। इसके बाद आप देखिए दिल्ली सल्तनत की हम वास्तुकला देखेंगे। मतलब वास्तुकला तो हमने देखा क्या क्या किला बना, तो उसकी विशेषताएं क्या थी। तो विशेषताएं मेहराब और गुंबद, जैसे आप इधर देख सकते हैं कि एक अगर कोई स्थापत्य, हाँ जैसे ये जो है, ये क्या चीज़ है, ये मेहराब है, ठीक है। ये चीज़ जो है ये मेहराब है। और गुंबद क्या होता है, इसी के ऊपर ऐसा मैं एक आर्किटेक्चर खड़ा कर दूँ, ये तो ये गुंबद हो जाएगा, ठीक। दूसरा आप देखेंगे कि मेहराब और गुंबद, तो सौंदर्य के लिए नुकीले मेहराबों और गुंबदों का व्यापक उपयोग हुआ, जैसे अलाई दरवाजा में, इल्तुतमिश के मकबरे में। फिर इंडो इस्लामिक शैलियों का मिश्रण, मतलब इंडियन शैली भी मिल गई और इस्लामिक शैली मिल गई। इस्लामिक डिजाइनों के साथ भारतीय शिल्प कौशल का मिश्रण हुआ और इसमें पुष्प पैटर्न, कमल के रूपांकनों और ज्यामिति डिजाइन शामिल हुई, जैसे कुतुब मीनार में और कुबत उल इस्लाम मस्जिद में। फिर कुरान के शिलालेख और सुलेख, तो कुरान की आयतों को भी लिखा गया, अरबी और फारसी शिलालेखों की जटिल नक्काशी हुई अलाई दरवाजा में, ठीक है। इसके बाद किलेबंद और विशाल संरचनाएं, तो मोटी दीवारें, ढलानदार डिजाइन, मजबूत प्रवेश द्वार, रक्षात्मक शक्ति, मतलब एक छोटा गेट बनाते थे जो किलेबंद जो बनेंगे, छोटा गेट, ताकि एक अगर जो दुश्मन सेना चाहे तो ज़्यादा जल्दी अंदर नहीं घुस पाए बहुत सारी सेना। फिर न्यूनतम अलंकरण, ठीक है। प्रारंभिक संरचनाओं में सादगी पर ध्यान केंद्रित किया गया, जिसमें अत्यधिक नक्काशी की जगह ज्यामिति पैटर्न ने ले ली, जैसे बलबन का मकबरा। तो ये विशेषताएं हैं मेहराब और गुंबद, इंडो इस्लामिक शैली। मतलब आप किसी इस्लामिक स्ट्रक्चर को देखें और जैसे ये आप बता दीजिए भाई कि इसमें गुंबद है, इसमें ये क्या कहना चाहिए आपका मेहराब है, फिर आप इसमें बता सकते हैं कि इसमें नक्काशी की गई है। तो ये जो चीज़ें आपको दिख रही है ये आप लिख देंगे, ये विशेषता हो जाएगी इसकी। फिर आते हैं हम, तो देखिए ये अलाई दरवाज़ा है, ठीक है। फिर जालीदार खिड़कियाँ हो गई, ये इसकी विशेषता होती है। फिर उसके बाद आप देखिए दिल्ली सल्तनत का साहित्य जो है, फिर दिल्ली सल्तनत का जो साहित्य है उसमें आप देखेंगे कि दिल्ली सल्तनत साहित्य में आप पाएंगे कि हम क्रोनोलॉजिकल देखेंगे गुलाम वंश का क्या साहित्य है। तो मिनहाज सिराज, हसन निजामी, इसने कुछ रचनाएं लिखी। तो मिनहाज सिराज ने तबकात नासिरी नामक रचना लिखी, जो इसमें गुलाम राजवंश का इतिहास है, ठीक। फिर हसन निजामी ने ताजुल मासिर नामक किताब लिखी, जो कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में विवरण देती है। तो आपको मिनहाज सिराज ये किताब नहीं है, ये लेखक का नाम है। इसने तबकात नासिरी लिखी, ठीक है। और इसके बाद जो हसन निजामी है, इसने ताजुल मासिर लिखी। फिर खिलजी काल में आप देखेंगे कि अमीर खुसरो ने खजैन उल फतूह, तुगलक नामा, नूह सिपिहिर, है ना, कवि इतिहासकार और जिस सब कवि और इतिहासकार थे ये। फिर जियाउद्दीन बर्नी ने तारीख फिरोज शाही, ठीक, ये लिखी। फिरोज शाह तुगलक तक दिल्ली सल्तनत के इतिहास को कवर करता है जियाउद्दीन बर्नी का तारीख फिरोज शाही। फिर अब हम आगे बढ़ें तो हम पाएंगे कि जो तुगलक काल है इसमें इब्न बतूता आया, तो इसने रिहला नामक किताब लिखी, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल का वर्णन करने वाला यात्रा वृत्तांत है। फिर शम्स सिराज अफीक ने तारीख फिरोज शाही लिखी, वहाँ भी थी तारीख फिरोज शाही, यहाँ भी है। ये फिरोज शाह तुगलक के सुधारों पर जोर देता है। फिर सैयद और लोधी काल में याहया बिन अहमद सरहिंदी ने तारीख मुबारक शाही लिखी, जो सैयद और लोधी शासकों पर केंद्रित है। महत्वपूर्ण फारसी साहित्य योगदान किया था, फारसी आधिकारिक भाषा बन गई, ठीक, जिसने काव्य रचनाओं, सूफी साहित्य, ऐतिहासिक इतिहास को बढ़ावा दिया। उदाहरण के लिए अमीर खुसरो द्वारा लिखित मिफ्ता उल फुतूह में दिल्ली सल्तनत शासकों की महिमा को दर्शाया गया, ठीक है। इसके बाद अगर हम आगे देखें तो दिल्ली सल्तनत के पतन के कारण है, जो आप देख लीजिए कि कमजोर उत्तराधिकारी, इसके पहले भी हमने मौर्य में, गुप्ता में पढ़ा तो वही था। सिंपल सी बात है, वही होगा कि मतलब अब राजा के बाद जरूरत नहीं है कि राजा योग है तो सब योग होते जाएंगे। फिर आर्थिक स्थिरता, अत्यधिक कराधान, असफल आर्थिक सुधार, भ्रष्टाचार ने संसाधनों को खत्म कर दिया, बहुत कठोर भी नीति भी इनकी।
फिर मंगोल आक्रमण, बार बार मंगोल आक्रमण हो रहे हैं तो सीमावर्ती क्षेत्रों को कमज़ोर कर दिया उसने, व्यापार को बाधित कर दिया उसने। क्षेत्रीय शक्तियों का उदय, तो विजयनगर साम्राज्य, बहमनी सल्तनत ऐसे उभरते हुए राज्यों ने दिल्ली के प्रभुत्व को चुनौती दी, ये सब चीज़ें हुई। फिर उसके बाद आप देखें तो कुलीन संघर्ष, कुलीनों के बीच सत्ता संघर्ष ने अस्थिरता पैदा की और केंद्रीय सत्ता को कमज़ोर कर दिया। जैसे ही केंद्रीय सत्ता कमज़ोर होगी तो जो कुलीन लोग होंगे वही किंग मेकर बन जाएंगे। फिर प्रशासनिक विफलता, अधिक बोझ वाला प्रशासन दूर दराज के प्रांतों का प्रभावी ढंग से प्रबंधन करने में विफल रहा। अब यहाँ पे उत्तर में कोई राजा है, दक्षिण तक को कैसे कवर कर पाएगा, इसलिए प्रशासनिक विफलता देखी गई। सामाजिक असंतोष, कठोर नीतियाँ, धार्मिक असहिष्णुता, इस सब ने स्थायी आबादी को अलग थलग कर दिया। फिर सैन्य नवाचार की कमी, तो पुरानी युद्ध रणनीति, कमज़ोर सुरक्षा ने साम्राज्य को कमज़ोर बना दिया। ठीक। फिर तैमूर का आक्रमण 1398 में, तो दिल्ली पर तैमूर के विनाशकारी हमले ने सल्तनत को और कमज़ोर कर दिया। वहीं फिर मुगलों का उदय, पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में, बाबर की जीत ने दिल्ली सल्तनत के अंत को चिन्हित कर दिया। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि दिल्ली सल्तनत का पतन हो गया, जिसमें ये मिले जुले कुछ कारण हैं। ठीक है, आप इसको रिपीटिव मोड में देखिए, बार बार देखिए, आपको बेसिक बेसिक जो चीज़ें इसमें मिल जाएंगी और आपको ईजी टू अंडरस्टैंड भी होगा और आपका पूरा दिल्ली सल्तनत कवर हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है, तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में मुगल डायनेस्टी में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।